Hello guys, welcome you all in this session. In this session, we will going to discuss about Rebit and IFTAS, which are the subsidiaries of RBI. So हम लास्ट सेशन में आरबीआई की सब्सिडरीज पढ़ रहे थे, जहां पर हमने देखा था कि आरबीआई की टोटल 4 सब्सिडरीज हैं, डीआईसीजीसी, बीआरबीएनएमपीएल, रिबिट एंड इफ्टास, जिसमें हमने डीआईसीजीसी और बीआरबीएनएमपीएल अपने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। अब हम इस सेशन में जो कवर करेंगे वो रिबिट और इफ्टास को करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रिबिट का क्या फंक्शन है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो क्वेश्चन बनते भी हैं सब्सिडरीज से यही बनते हैं। आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए और हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। ठीक है ना। और अगर साथ ही साथ अगर मान लीजिए अगर ये कोई जो सब्सिडरीज हैं वो किसी न किसी कारणवश से न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड न्यूज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और रिबिट के बारे में देखते हैं। तो पहले रिबिट का फुल फॉर्म क्या है। रिबिट का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। फुल फॉर्म के दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे या तो पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें आई का क्या मतलब है या टी का क्या मतलब है। इस तरीके से फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, it has been set up by Reserve Bank of India. Yes, it has been set up by Reserve Bank of India. RBI is the owner of Ribbit. आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, who is the owner of Ribbit? Okay. Then इसका फंक्शन क्या है? It serves IT and cyber security needs and to improve the cyber resilience of the Indian banking industry. तो आप लोगों ने सुना होगा कि डिजिटल इंडिया के बारे में सबने सुना होगा। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत क्या हो रहा था कि जितने भी जो बिजनेसेस हैं वो अब डिजिटली कनेक्ट हो रहे थे। तो जब हम डिजिटली कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहां पर हम बहुत सारे जो थ्रेट हैं या वायरसेस हैं या जो बग्स हैं वो फेस करते हैं। ऐसे जब इंडियन बैंकिंग सिस्टम डिजिटली कनेक्ट हुआ तो उसने भी बहुत सारे बग्स, वायरस या थ्रेट फेस किया, और उन बग्स, वायरस या थ्रेट से फाइट करने के लिए आरबीआई ने रिबिट की स्थापना करी। तो रिबिट क्या प्रोवाइड करता है? रिबिट एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। जो पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका जो जितनी भी जो उसकी आईटी सर्विसेज है, उन आईटी सर्विसेज को ये क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखो लिखा भी है कि ये क्या प्रोवाइड करता है? साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो इट इज वर्किंग लाइक अ एंटीवायरस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम को क्या प्रोवाइड करता है। जो भी साइबर सिक्योरिटी है वो रिबिट ही प्रोवाइड करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, देन अगर देखें इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। वो इसमें लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो आपसे ये 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फुल फॉर्म, इसका फंक्शन, इसका हेडक्वार्टर और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो ये हमने चारों चीजें यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इफ्तास के बारे में भी हम देखते हैं। तो इफ्तास भी आरबीआई की सब्सिडरी में आता है। और इफ्तास का फुल फॉर्म, इफ्तास का फंक्शन, इफ्तास का हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर हम देख लेते हैं। तो इफ्तास का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। तो ये क्या करता है देख ले रहे हैं। और ये क्या लिखा है यहाँ पर? ये लिखा है कि इट इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो ये आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी है, आरबीआई द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, देन इसका फंक्शन क्या है? इट that design, deploy and provide the essential IT related services required by Reserve Bank of India, banks and financial institution। तो ये क्या करता है कि ये भारत में जो भी पूरा बैंकिंग सिस्टम है, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी इंडिया में अगर हम देखें जो भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बैंक्स हैं या आरबीआई है, इन्हें अगर कोई भी आईटी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, आईटी सर्विस की नीड्स होती है, तो वो सारा जो आईटी सर्विस से रिगार्डिंग जो अगर हम देखें जो प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होता है, वो इफ्तास करता है।
तो हम जो देखते हैं ना कि हमारा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, हम हमारा अकाउंट कहीं भी हो, मतलब कहीं भी हमने अकाउंट खुलवा रखा हो, लेकिन पूरे भारत में कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हैं। तो ये जो पूरा डिजिटल जो कनेक्शन है, या जो पूरा डिजिटल जो पूरे सिस्टम को कनेक्ट किया है, वो इफ्टास ने किया है। और ये पूरी पूरी पूरा का पूरा जो आईटी सर्विसेज है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, वो इफ्टास ही प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो आइए समझ गए होंगे आप कि ये क्या करता है, ये आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो रेबिट है वो आईटी सर्विसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो आई होप आपको इन दोनों के फंक्शन क्लियर होंगे। तो आगे बस इसके बारे में ही दिया गया है कि फ्लैगशिप पेमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस आर क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, जब हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, हम गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, या हम और भी बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो वो पूरा सिस्टम जो डेवलप किया है या जो तैयार किया है, वो इफ्टास ने किया। ठीक है? कनेक्टिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द country reliably and securely. Okay, then और क्या दिया है इसके बारे में, इफ्टास एम टू बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनर फॉर द इंडियन बैंकिंग फाइनेंस कम्युनिटी थ्रू फोकस ऑन एक्सीलेंस दैट एंश्योर द नेशन एंजॉय अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज 24/7 365 डेज अ ईयर। ठीक है? तो जो भी आईटी सर्विसेज है बैंकिंग सिस्टम को, वो इफ्टास प्रोवाइड करता है। तो फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लेना, और फंक्शन तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लेते हैं। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका जो है आपका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहां पर हेडक्वार्टर? मुंबई में। ठीक है? तो आई होप आपको इफ्टास के बारे में, रिबिट के बारे में जो जो इसके फंक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आपको डीआईसीजीसी और बीआरबी एनएमपीएल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने सब्सिडरीज को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट बोर्ड के बारे में देखते हैं। एक आरबीआई का एक बोर्ड है जिसका नाम है बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। इस बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये अलग से कोई बॉडी नहीं है, कोई अगर बात करें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये आरबीआई के अंदर ही एक बोर्ड है। ये बोर्ड एक इंपॉर्टेंट बोर्ड है, और इसका फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और ये न्यूज में भी रहता है, कई बार ये न्यूज में भी रहता है। तो आइए देखते हैं कि क्या फंक्शन है, क्यों ये न्यूज में रहता है, कब स्टैब्लिश हुआ था ये बोर्ड, और इसका कार्य क्या है। ठीक है? तो लेट्स सी, पढ़ते हैं इसके बारे में। फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीआई। तो ये बता रहा है, यहां पर दिया गया है कि आरबीआई की दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आरबीआई के बारे में, कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एक तरीके, आरबीआई जो है, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन अ कंट्री। ठीक है ना? यानी जो भी कंट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को कौन करता है? आरबीआई करता है। तो यानी पूरी अगर बात करें इकोनॉमी का जो कंट्रोल है, हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी का जो कंट्रोल है किसके हाथ में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, और हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, उस कंट्री का, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक हो, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास उस कंट्री की इकोनॉमी का क्या होता है? कंट्रोल होता है। इकोनॉमी का जो कंट्रोल होता है, वो दो पावर्स हैं। जो अगर बात करें, सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया गया है कि दो लोगों को पावर दी गई है इकोनॉमी को कंट्रोल करने की। ठीक है ना? तो इकोनॉमी का जो कंट्रोल दिया गया है, वो गवर्नमेंट को दिया जाता है उस स्टेट में, उस कंट्री में, और अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक को दिया जाता है। ठीक है? तो फाइनेंशियल रेगुलेशन और सुपरविजन, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ही आरबीआई की, पता होना चाहिए। दो द आरबीआई इज नोन फॉर इट्स फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके थ्रू वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल में रखता है। जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें वो निभाता है। जो भी उसकी अगर बात करें ड्यूटीज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमी के लिए आरबीआई की, वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू निभाता है। यानी अगर बात करें क्या इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो आरबीआई सॉल्व करता है। और वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आरबीआई सॉल्व करता है, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। अगर देखें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे क्या हर 2 महीने में न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में दिखेगी।
तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, कंट्री की जितनी भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती है, और आरबीआई कंट्री की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। तो यहां दिया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये जो फाइनेंशियल रेगुलेशन वाला काम है ना, ये तो वो बहुत अच्छे से कर लेता है, ये बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है। फिर दूसरा जो कार्य है सुपरविजन का, अब देखो सुपरविजन के बारे में यहां बताया जा रहा है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अब दूसरी बात आती है, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन आर मोर एफर्ट टेकिंग as well as sophisticated functions. Supervision help the RBI to continuously check to assess the health and stability of the financial system. Without effective supervision, the financial system may face crisis. तो अब सुपरविजन की अगर बात रही तो ऑब्वियस ही बात है कि सुपरविजन भी एक बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक सोफिस्टिकेटेड फंक्शन है, यानी इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, यानी सुपरवाइज करना, यानी देखना सारे जो भी जितना भी जो कंट्री का अकाउंट्स है उन्हें देखना, उन्हें इंस्पेक्ट करना, पूरे भी जितनी भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उनकी हेल्थ को चेक करना। तो अगर बात करें जब आरबीआई सुपरवाइज करता है सारी के सारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो ये सोफिस्टिकेटेड फंक्शन हो जाता है ये चेक करना कि किस बैंक में प्रॉफिट है, कौन सा बैंक लॉस फेस कर रहा है, किस बैंक में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो जब उसे वही बात है कि जब उसे जो जो उसके अंडर में जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जब उनके बारे में पता होता है, उनके इकोनॉमी कंडीशन के बारे में पता होता है, तो वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कंटिन्यूसली चेक करना हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और उस फंक्शन को करने के लिए उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बीएफएस की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया भी गया है, द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1994 टू सुपरवाइज द मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। द बीएफएस हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द आरबीआई। तो ध्यान से सुनिए, अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपको कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो भी आपकी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी प्रॉफिट्स क्या है, उनके लॉसेस क्या है। तो आप जो डिसीजन मेकिंग लेते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के परफॉर्मेंस उनकी वर्किंग पे लेते हो। तो आरबीआई जो भी डिसीजन मेकिंग लेता है वो इसी बेसिस पे लेता है, ठीक है, कि अगर कंट्री के फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग है तो उस हिसाब से डिसीजन लेता है, अगर कहीं वीक हो रहे हैं तो उन्हें कैसे सही करना है। तो वहां पर जो भी है, जो भी अगर बात करें फाइनेंशियल हेल्थ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो उससे सुपरविजन के थ्रू पता चलते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमारा जब हेल्थ का चेकअप करता है तब उसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, जब हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो वही बात है, इसी तरीके से आरबीआई का एक बोर्ड है जो ये टाइम टू टाइम चेक करता रहता है कि क्या क्या कंट्री के जो हेल्थ सिस्टम है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोई उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, ठीक है ना। तो उसी के लिए अगर हम बात करें इस बोर्ड को स्थापित किया गया था। बोर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक विद द गवर्नर एज चेयरमैन। इसके जो बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। कोई चार में से कोई एक डेप्यूटी गवर्नर अगर हम देखें तो फुल टाइम वाइस चेयरमैन होता है। द बोर्ड एक्सरसाइज द पावर ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो जो बोर्ड अपनी जो सुपरविजन करने की जो पावर है, यानी इस बोर्ड को राइट है कि किसी भी बैंक में जाके उसके अकाउंट का इंस्पेक्शन कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन इंस्पेक्शन करे ऑफलाइन इंस्पेक्शन करे, पूरा जो भी उनका अकाउंट्स है जो बैलेंस शीट है वो इसे चेक करने का पूरा पूरा राइट है। यानी हर एक जो भी ट्रांसेक्शन हो रही, जो भी फाइनेंशियल जो बैंक से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं वो ये चेक करता है, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसे ये अगर बात करें पावर दी गई है, एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इन रिलेशन विद द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट के तहत इसे ये पावर दी गई है। तो आई होप आप लोगों को बीएफएस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना करनी क्यों पड़ी, मतलब अगर बात करें 1994 में क्यों करनी पड़ी, उससे पहले क्या सुपरविजन की आवश्यकता नहीं पड़ी क्या? उससे पहले अगर देखें तो आरबीआई बहुत सारे जो कार्य हैं वो कर लिया करता था, लेकिन अगर देखें तो काफी सालों से
एक लूप होल क्रिएट था बैंकिंग सिस्टम में, एक लूप होल क्रिएट था बैंकिंग सिस्टम में। तो उस लूप होल्स की वजह से अगर हम देखें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एक टाइम पे बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़ा था, और उस लॉस सफर करने की वजह से ही इसकी स्थापना करनी पड़ी। तो जब प्रॉब्लम आई तो ये सॉल्यूशन निकाला गया था। तो काफी टाइम से अगर देखें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कुछ फाइनेंशियल लूप होल्स थे, और उन लूप होल्स से एक क्राइसिस आया। वो जो क्राइसिस आए थे वो आए थे 1992 में। आप लोगों ने स्कैम 1992 एक वो आया था, वेब सीरीज आई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, नहीं भी देखी होगी तो कोई बात नहीं। एक स्कैम हुआ था 1992 में, इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है जो 1992 में हुआ था। इसे अगर हम देखें तो हर्षद मेहता स्कैम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हर्षद मेहता स्कैम के नाम से। तो मैंने क्या बताया कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स थे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स थे जिसका फायदा हर्षद मेहता ने उठाया, और हर्षद मेहता ने वहां पे उस लूप होल का फायदा उठा के बहुत बड़ा स्कैम किया। क्या क्या लूप होल्स थे, एक बार जरा देख लेते हैं, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता था कि जो ये बैंक्स हैं, ये जो बैंक्स हैं ये क्या करते थे, ये अब ये आज भी करते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम देखें, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कि अगर कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, पैसा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बैंक भी अपने फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसे अगर हम देखें तो हिंदी में बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियां। क्या बोलते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां। तो बैंक जो होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इसमें बैंक क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले ये जो बैंक निवेश करते थे वो ब्रोकर के थ्रू करते थे, ठीक है। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर अगर देखें एक तरीके से हम बोल सकते हैं, डीलर बोल सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, डीलरशिप दी जाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे बहुत सारे जो डीलर्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, जो एक 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 माध्यम का काम करते हैं, एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अगर सिक्योरिटी इशू करी, तो अगर बात करें ये जो सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं वो इस माध्यम के थ्रू की जा रही हैं, ठीक है ना, ये इंटरमीडियरी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो जो ब्रोकर्स होते हैं ये वहां पर किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर दिया करते थे। तो ये सिस्टम था, ठीक है। अब क्या हुआ कि हर्षद मेहता ने क्या किया, वो भी ब्रोकर थे, बहुत बड़े ब्रोकर थे, बहुत बड़े डीलर थे, तभी उन्हें इस तरीके का कार्य सौंपा गया। तो वो क्या करते थे, उन्होंने बैंक से पैसा ले लिया और बैंक से पैसा लेके उन्होंने लगा दिया स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। कहाँ पे लगा दिया? स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में क्या किया इन्होंने, बहुत सारा पैसा क्या कर दिया, फ्लड कर दिया, और बहुत सारे जो शेयर्स के प्राइसेस थे वो बढ़ते चले गए, और इन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। इनके साथ जो और भी लोग थे उन्होंने भी कमाया। तो वही बात है कि हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा स्कैम किया था, बोला जाता है कुछ 5,000 करोड़ का स्कैम किया था उस समय। तो काफी बड़ा स्कैम किया था, और इसी लूप होल की वजह से, इसी लूप होल की वजह से कि यहाँ पर जो भी बैंक निवेश कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसका अगर देखें तो कोई वहां पर मैनेजमेंट नहीं था, ठीक है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, कोई इंस्पेक्शन देखने वाला नहीं था कि ये पैसा कहाँ पर प्रॉपर टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये सारी प्रॉब्लम फेस करी इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने, तो वहां पर बीएफएस की स्थापना करनी पड़ी। तो आई होप आप लोगों को बीएफएस क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगले सेशन में जो कवर करेंगे वो करेंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई। यहां पर हमने आरबीआई की जो सब्सिडरीज हैं उन्हें कवर कर लिया और इस बोर्ड के बारे में भी जान लिया। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई। थैंक यू।